नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जी हां, वक्त तो इस वक्त सियासी गलियारे का होता है, लेकिन आज मसला जरा दिलचस्प सामने आया तो हम लोगों ने यह तय किया कि आज 1 घंटे तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से बात करें, जरा उनकी टिप्पणी जानने की कोशिश करें, उनसे जरा समझें कि बड़ौदा का यह बवाल खत्म आखिर कब होगा। क्योंकि बड़ौदा से जो जिन्न निकला इस उपचुनाव के दौरान, जो नई चीजें और जो हाल निकला वहां से, वो लगातार गर्माता चला जा रहा है। बयानों का दौर लगातार सुनने को मिल रहा है। तो आज इसी मसले पर हम लोगों ने पॉलिटिकल पंचायत रखी। 1 घंटे तक ये पंचायत चलेगी। सियासी गलियारे का भी लुत्फ इसी में उठाइए आप, और साथ ही साथ आज आपको तमाम राजनीतिक दलों का रिएक्शन भी सुनाएंगे। पॉलिटिकल पंचायत में आज जो सबसे पहले जो बयान हम आपको सुनवाने वाले हैं, वो बयान दुष्यंत चौटाला का है। लेकिन आपको जरा पृष्ठभूमि याद दिला दें कि जिस तरीके से इंदुराज नरवाल को शपथ दिलाने के लिए पहुंचे थे दीपेंद्र हुड्डा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया गया था कि ये तो राइट टू रिकॉल है, जिसमें 4 साल की सत्ता अभी बाकी है, सरकार के पास कार्यकाल बाकी है। लेकिन इसके बावजूद मतदाताओं ने बड़ौदा में कांग्रेस को जिताया, यह अहम बात कही उन्होंने। इस पर दुष्यंत चौटाला का आज रिएक्शन आया है सामने, सुनिए। जिस व्यक्ति ने ये बात कही है उनको कह दो कि शायद राइट टू रिकॉल तो कांग्रेस में हो लिया है, और उसके अंदर जिस तरह की बगावत शुरू हुई है, चाहे कपिल सिब्बल की बात हो चाहे और नेताओं की बात हो, हरियाणा के अंदर भी ज्यादा शायद दिन ना हो कि सोनिया जी रणदीप को ताकत दे के इनको रिकॉल करने का काम करें। आत्मचिंतन तो उनको करना चाहिए, ना कि हमारी सरकार और हमारे गठबंधन के प्रति इतना ध्यान रखना चाहिए। ये वही लोग हैं जिनने आज से 1 साल पहले कहना शुरू किया था 3 महीने में, 90 दिन में, साल में सरकार गिर जाएगी। मजबूती के साथ चली है। बड़ौदा की जनता ने कोई गठबंधन को प्यार कम नहीं दिया। पिछली बार से भी लगभग 14,500 प्लस वोट दिए, और अगर इतना इंक्रीज हुआ है तो यह अविश्वास सरकार के प्रति नहीं, लोगों का विश्वास। हाँ, एक मैंडेट एडिशनल उनको भी मिला है, और उसके अंदर अगर 1 हफ्ते में इतना घमंड आ गया तो फिर हरियाणा की जनता घमंड उतारना भी जानती। जी, 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सतव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, स्वागत है आपका। राय सिंह जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ जेजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप तीनों को और जनता टीवी के तमाम दर्शकों को एक रिपोर्ट से हम रूबरू कराना चाहते हैं कि देखिए बयानों का सिलसिला किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और कैसे लगातार बयान सामने आ रहे हैं। वार हो रहा है तो पलटवार भी हो रहा है। आप तीनों भी ये पैकेज जरूर देखिए, रिपोर्ट जरूर देखिए, दर्शक भी जरूर देखें। राजनीति में हर बयान के मायने होते हैं और हर बयान का एक जवाब होता है। प्रदेश में इन दिनों बड़ौदा उपचुनाव के परिणाम का ही मसला छाया हुआ है। बेशक रिजल्ट आए तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं, जिसे जब मौका मिल रहा है तब वो दूसरे दल पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को दीपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया। वैसे तो ये बयान कम मशवरा ज्यादा था, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़ौदा में मतदाताओं ने गठबंधन को नकार दिया और उन्हें आत्ममंथन की जरूरत है। दीपेंद्र हुड्डा का ऐसा कहना मानो गठबंधन को बेहद तकलीफ कर गया, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि आत्ममंथन की जरूरत कांग्रेस को है, और यह भी संभव है कि जल्द ही सोनिया गांधी रणदीप सुरजेवाला को पावर दे दें और हरियाणा कांग्रेस में राइट टू रिकॉल हो जाए। लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली को नकारा, जजपा के फैसले को नकारा, जो उन्होंने भाजपा को समर्थन देने का जो फैसला किया, और एक तरीके से लोगों ने राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया। 4 साल सरकार के बचे हो और कांग्रेस की वोट हमारी वोट 20 और 21 हजार बढ़ जाए। शायद राइट टू रिकॉल तो कांग्रेस में हो लिया है, और उसके अंदर जिस तरह की बगावत शुरू हुई है, चाहे कपिल सिब्बल की बात हो चाहे और नेताओं की बात हो, हरियाणा के अंदर भी ज्यादा शायद दिन ना हो कि सोनिया जी
रणदीप को ताकत दे के इनको रिकॉल करने का काम करें। आत्मचिंतन तो उनको करना चाहिए, ना कि हमारी सरकार और हमारे गठबंधन के प्रति इतना ध्यान रखना चाहिए। डिप्टी सीएम यही नहीं रुके, वो साफ कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो 1 साल पहले कहते थे कि सरकार 3 महीने भी नहीं चलेगी, पर हमारी सरकार तो मजबूती के साथ चली है। बड़ौदा की जनता ने भी गठबंधन की सरकार को भरपूर प्यार दिया और कांग्रेस को 1 हफ्ते में अपने ऊपर इतना घमंड आ गया है तो जनता घमंड तोड़ना भी जानती है। ये वही लोग हैं जिनने आज से 1 साल पहले कहना शुरू किया था 3 महीने में, 90 दिन में, साल में सरकार गिर जाएगी। मजबूती के साथ चली है। बड़ौदा की जनता ने कोई गठबंधन को प्यार कम नहीं दिया। हाँ, एक मैंडेट एडिशनल उनको भी मिला है और उसके अंदर अगर 1 हफ्ते में इतना घमंड आ गया तो फिर हरियाणा की जनता घमंड उतारना भी जानती है। वार पलटवार के दौर में नेता विपक्ष चरखी दादरी पहुंचे और कह दिया, इस सरकार को 100 में से नंबर देता हूं 0। गठबंधन सरकार को आप कितने नंबर दोगे? 1 साल हो गया। देखिए, सरकार का कितने में से जवाब होगा? 100 में से बता दो। 100 में से भाई 0 से कम में दे नहीं सकता। बेशक भूपेंद्र हुड्डा गठबंधन की सरकार को 0 नंबर दे रहे हों, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री इस हार में भी जीत देख रहे हैं। हमारा जनमत जो है वो बढ़ा है, ठीक है, हम कुछ वोटों से हरे हैं, लेकिन वो सीट इस प्रकार की थी कि हर एक सीट का अपना एक करैक्टर होता है, हर एक का उसका अपना एक पिछला इतिहास होता है। वो सीट कितने चौके कभी जीती नहीं है और पहली बार उसमें हम 50,000 वोट से ज़्यादा लेकर के यानी आगे बढ़े हैं। हमारी अचीवमेंट है, इसको मैं हार करके भी जीत। खैर, हरियाणा की राजनीति फिलहाल तू डाल डाल में पात पात की नीति पर चल रही है और सोचा तो ये गया था कि 10 नवंबर को बड़ौदा का बवाल खत्म हो जाएगा, लेकिन हालिया दिनों में ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर, चरखी दादरी से विजय कुमार और करनाल से कमरजीत विर्क की रिपोर्ट। जी, अब तीनों खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत शास्त्री साहब, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि राइट टू रिकॉल कांग्रेस के अंदर हो जाएगा? दलबीर धनखड़ जी से ये सवाल ले लेता हूं, चूंकि दुष्यंत चौटाला जी ने ये स्टेटमेंट दिया है। दलबीर धनखड़ जी। देखिए, वो तो आपकी इच्छा है, मेरे से पूछेंगे तो मैं भी दे दूंगा। दलबीर जी भी, दलबीर जी से ले ले तो फिर दलबीर जी का जवाब लेते हैं, फिर आपके पास आऊं। ठीक। देश में बच्चा बच्चा जानता है कांग्रेस की क्या हालत चल रही है, केंद्र में उनकी क्या हालत चल रही है, प्रदेश में क्या हालत चल रही है। कांग्रेस को अगर हम टुकड़े टुकड़े में बटे हुए लोग कहें तो कोई बुरा नहीं होगा। कपिल सिब्बल जी क्या कहते हैं, चिदम्बरम जी क्या कहते हैं, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी क्या कहते हैं, शैलजा जी क्या कहती है, रणदीप सुरजेवाला जी क्या कहते हैं, तो टुकड़ों में बटे हुए लोग है ये। एक आप मान के चलिए, इनके जो कैंडिडेट थे उन्होंने क्या कहा, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आदमी हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां कहेंगे वहां जाऊंगा। भैया, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होती थी, चलो आजकल राष्ट्रीय पार्टी 10% इनके पास सीटें नहीं है, कोई बात नहीं, पर देश अभी भी इनको राष्ट्रीय पार्टी देखता है कि अपने आप को छोटा आंक रही है, इनकी इच्छा है। दलबीर धनखड़ जी, कैंडिडेट ये कहता है मैं फला आदमी का आदमी हूँ, दलबीर तो जी, कांग्रेस कहां बच गई? दलबीर जी, अलग हो गई, कांग्रेस अलग हो गई। दलबीर जी, तो हम तो बात ये कर रहे हैं, जिस तरह से गठबंधन ने दलबीर जी बड़ौदा में चुनाव लड़ा और वहां की प्रदेश की बड़ौदा की जनता ने जो मैंडेट दिया, भले हम चुनाव हार गए, बिल्कुल हार गए, दलबीर बार बार कहते हैं 10,000 वोटों से ज्यादा से वोटों से हम हार गए, परंतु वहां के लोगों ने हमें भरपूर प्यार दिया। दलबीर जी सुनिए, लोगों को हम समझाने में उतने कामयाब नहीं हुए। दलबीर जी, हमने बार बार एक बात कही, दलबीर पहले जी, तो ये कांग्रेस कहती थी एक दलबीर जी, एक सारा बात हो जाएगा, हमने कही थी हमें दलबीर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, समझा देंगे, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे दलबीर जी, प्लीज तो आके एक बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े की पार्टी है, इसके बावजूद जीत जाती है, बड़ौदा जीत गई इसके बावजूद, तो वो सोचिए अगर एकजुट हो गई तो आप लोगों का तो नामो निशान खत्म कर देगी। अगर वो एक हो गई, टुकड़े टुकड़े में तो वो जीत रही है। साकेत जी, आपने बिहार का देखा होगा क्या हालत हुई है, क्या घमासान छोड़िए ना मचा सर, सेंट्रल हम लेवल तो हरियाणा में प्रदेश का चैनल है सर, प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे हैं। साकेत जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता सुने ये बात, इन्होंने सुनी भी है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कैंडिडेट ने इनके क्या कहा, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आदमी, मैं कांग्रेस का नहीं हूं। तो बटना क्या होता है? जो पार्टी लाइन से हट के बातें करते उसको बटना बोलते हैं। पार्टी लाइन पर आप बातें चलेंगे तो वो बात नहीं है। मैं उस बात को भी नहीं भूल रहा हूँ। नहीं, हो सकता है ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी हो, दलबीर धनखड़ जी। अच्छा ठीक है, सतव्रत शास्त्री साहब, जो दलबीर धनखड़ जी जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है वो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी हो कि जी तुम्हें इस तरह के स्टेटमेंट देने हैं और इस तरह के स्टेटमेंट से जीत अगर मिलती है तो सियासत में और इश्क में तो सब जायज है। देखिए, एक बार तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि दलवीर जी की आवाज दब रही है, उसके स्पष्ट नहीं हो रहा था, और मेरी भी ऐसी हो तो आप एक बार उसको चेक करवा लेंगे जी। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं जी, कि जिस प्रकार से बयानबाजी और राजनीति चलाना कांग्रेस चाहती है वो देश में फैल हो गई, और यदि कांग्रेस इसी प्रकार से टुकड़ों में जातिवाद पर और अपने अस्तित्व को लेकर अपील से चुनाव जीतना चाहती है तो ये एक बार तो हो सकता है, बार बार ये संभव नहीं होता। और इसीलिए कांग्रेस को अपने नेता पर, अपनी नीति पर, नेतृत्व पर विचार करना ही पड़ेगा, और बहुत से संबंधित लोग इस पर विचार करने भी लगे हैं, जिसको वो कांग्रेस के अंदरूनी मामला कहकर विपक्षी लोग समाप्त कर देते हैं और कांग्रेस ही हाईकमान के खिलाफ कहकर उसको नकारते हैं। लेकिन इसी प्रकार नकारते नकारते कांग्रेस की हालत यह हो गई कि वो देश में अब स्वीकार्य नहीं है, और इसलिए यदि बड़ौदा की जीत कांग्रेस की जीत होती तो कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जी के अलावा किसी का उसके ऊपर इठलाना या उसके ऊपर कांग्रेस की विजय कहना, ऐसा बयान आपने कभी नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। इसलिए ये कांग्रेस की विजय न मानकर मैं पहले से इस बात के पक्षधर हूं कि ये हुड्डा के अस्तित्व की अपील का वोट था। सत्यव्रत जी, चाहे किसी चीज का भी हो, चाहे किसी भी चीज का हो, परिणाम क्या है? बड़ौदा में गठबंधन उतरा और गठबंधन हारा, कांग्रेस जीती। परिणाम तो यही है ना, शाम दाम दंड भेद आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरी पार्टी ने भी इस्तेमाल किया। साकेत जी, ये कांग्रेस तो 19 में भी जीती थी, उससे क्या फर्क होने वाला है? और ये बड़ौदा की चुनाव तो तीसरा 19 ही नहीं, 20 ही नहीं, ये 14 में भी था, ये 9 में भी था। उससे हरियाणा की राजनीति पर अंतर क्या आया और क्या आ सकता है? यही इसी तरह के स्टेटमेंट की वजह से तो आप लोग हार गए। आप लोग तो तब भी ये कहते थे, दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि इस एक सीट से न सरकार गिर जाएगी न सरकार बन जाएगी, तो इस एक सीट से तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी वजह से जनता, जब मतदाताओं को लग गया कि इस गठबंधन को कोई वैल्यू ही नहीं है इस एक सीट का, तो क्यों वोट दें, तो चले गए वो कांग्रेस के साथ। अभी भी आप यही कह रहे हैं कि इस एक सीट से क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए, ये बात हमने और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने प्रारंभ में ही कहा था कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम प्रयास करेंगे, जनता के बीच अपना विश्वास जो दोबारा से लेकर आएंगे, और हम उसमें कामयाब हैं। हमारे पास वोट प्रतिशत बढ़ा, हमारे बूथों की पर विजय और उसका वोट बढ़ा, इसलिए हम एक अपॉर्चुनिटी थी, उसको हम जीत में नहीं बदल पाए। ये एक सच्चाई है, उसको पार्टी का नेतृत्व स्वीकार करता है। लेकिन इसके कारण से जनता ने, हरियाणा की जनता ने नकार दिया, या गठबंधन के अस्तित्व और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया, ऐसा प्रारंभ से भी नहीं था, आज भी नहीं है और अब आगे भी नहीं रही। ठीक है, कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। राय सिंह जी, आज दुष्यंत चौटाला इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यह भी संभव है कि बहुत जल्द सोनिया गांधी रणदीप सुरजेवाला को पूरी पावर दे दें और राइट टू रिकॉल एक हो जाए। संभव लगता है क्या? आज जो महत्वपूर्ण विषय आप लेकर आए हैं वो भी एक ऐसे हरियाणा प्रदेश के राजनेता जो आज दुर्भावना से उप मुख्यमंत्री के पद पर शोभित हैं। उप मुख्यमंत्री जी हरियाणा की राजनीति में सबसे अविश्वसनीय, अलोकप्रिय और अप्रजातांत्रिक राजनीति साबित हो चुके हैं। आप देखिए,
इनके राजनीतिक दल का इतिहास देखिए कि इन्होंने गत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्ष के शासन के खिलाफ वोट मांगी थी और किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के विषय में कैसी कैसी टिप्पणियां की थी, उनको किस किस प्रकार के नामों से संबोधित किया था और तब जाकर कहीं इनको 10 विधानसभा सीटें प्राप्त हुई। लेकिन हुआ क्या, चूंकि इनके राजनीतिक दल के जन्म का इतिहास रहा है, ये विश्वासघात पर आधारित है। इन्होंने पहले परिवार के साथ विश्वासघात किया, फिर उन्होंने राजनीतिक दल के साथ विश्वासघात किया और लूट के खेल में, सत्ता के लालच में इन्होंने हरियाणा प्रदेश के उन 10 विधायकों को जो इनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर बनकर आए थे, जो केवल साफ स्पष्ट संकेत था कि वो भाजपा के खिलाफ सत्ता के खेल में लोगों ने चुने थे, उनको माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की चौखट पर गिरवी रख दिया। ये प्रदेश के राजनीति के वो सबसे लोकतांत्रिक हाशिए पर राय सिंह जी, इनका कोई वजूद नहीं है। राय सिंह जी, आपकी बात राय सिंह जी, एक सेकंड राय सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि जेजेपी ने 10 विधायकों को गिरवी रख दिया मनोहर लाल जी के चौखट पर। सर, मांग तो आप भी रहे थे कि ये 10 के 10 विधायक हमारे साथ आ जाएं, हम सरकार बना लें, हम निर्दलियों, और जेजेपी की तरफ से ये शर्त रखी गई थी, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है। जेजेपी ने कहा था कि आप पहले उन 5 निर्दलीय जो विधायक चुनकर आए हैं, कम से कम 5 को तो अपने सपोर्ट में ले आइए, उसके बाद हम आपके बारे में सोचेंगे। आप उन निर्दलियों को तो सपोर्ट में लेकर आ नहीं पाए और आप बात कर रहे हैं कि जेजेपी ने गिरवी रख दिए 10 विधायक। आप तो ऑफर तो आपकी तरफ से दिया जा रहा था कि आप आ जाइए हमारे साथ, सत्ता की लालच में तो आप भी थे। जी, सत्ता का लालच बाद में शुरू होता है जब जेजेपी ने विधायकों को गिरवी रखा। आप विधानसभा चुनाव के परिणाम देखिए कि 10 के 10 विधायक भाजपा के 5 वर्ष के शासन के खिलाफ चुनकर आए थे। तो ये इनका फर्ज बनता था, जिस आधार पर लोगों से, जनता से वोट मांगी कि हम भाजपा, इनकी जो माता जी है आदरणीय नैना चौटाला जी क्या कहती थी कि हम सत्ता के खेल में हरियाणा की राजनीति में किसी से भी गठबंधन कर लेंगे चुनाव के बाद, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और सबसे पहला ये कांग्रेस ने कहा था कि आप चुनकर आए हैं, 10 विधायक लेकर आए हैं, उन विधायकों को भाजपा के खिलाफ वोट मिली है तो आओ मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन क्योंकि ये लूट के खेल में और सत्ता के खेल के पुराने खिलाड़ी रहे हैं और इन्होंने हरियाणा प्रदेश के उन 10 विधायकों का मान सम्मान, ठीक है, दलबीर धनखड़ जी का रिएक्शन लेते हैं इस पर। भाजपा के साथ दलबीर धनखड़ जी। साकेत जी, मेरे मित्र साथी कांग्रेस के एक बात पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, 2009 की घटनाक्रम को कैसे भूल जाते हैं। कुलदीप बिश्नोई जी, चौधरी भजनलाल जी अब दुनिया में नहीं है, वो एक चुनाव लड़के आए थे, 6 सीटें उनकी आई थी। उनकी 6 सीटें आने से सत्ता का दुरुपयोग करके माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 5 उनके विधायक तोड़ लिए थे और बाद में 5 साल बाद जब कोर्ट का फैसला आया तो ये आया था ये सही तरीके से इन्होंने पार्टी नहीं तोड़ी थी। लोकतांत्रिक तरीका जो हम कहते हैं हिंदुस्तान में, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। क्या वो 6 सांसद विधायक या 5 विधायक कांग्रेस के खिलाफ वोट मांग के नहीं आए थे? जब ये अपनी सरकार बनाते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है, हर चीज अच्छी लगती है। इंडिपेंडेंट को भी इन्होंने मंत्री पद दे दिए। दूसरी बीच में तो हम नहीं बोलते, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा। आप क्या क्या कह रहे थे अभी आपका ज्ञान तो क्या मैं तो साकेत जी आपको मानता हूँ, आप बहुत समझदार हैं, कृपा करके इनको कहिए, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा। ठीक है, राय सिंह जी कंप्लीट करने दीजिए दलबीर जी को। दलबीर जी को एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आज 1 घंटे की डिबेट है, पूरा मौका है आपके पास, लौटूंगा जी। दलबीर साकेत जी, मैं तो कह रहा हूँ मेरी उसके समय तो है जो आप जैसे एंकर के साथ बैठा हूँ, कम से कम बात तो सुनता है। मैं तो कहता हूँ मेरे भाई आप भी सुनो, मैं आपकी बात सुन रहा था, आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे। राय साहब आप सुनो, कृपा करके सुनने का माता रखो। मैं ये पूछता हूँ, क्या वो लोकतांत्रिक सरकार थी 2009 में जो आपने बनाई थी? 5 विधायक तोड़े, वो कुलदीप बिश्नोई जी कोर्ट में गए, कोर्ट ने क्या कहा? ये सरकार अलोकतांत्रिक 5 साल चली है, ये आप पर धब्बा लगा तो आप तोड़ना ही जानते हैं। 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? जननायक ताऊ देवीलाल के साथ, और भारतीय जनता पार्टी जननायक ताऊ देवीलाल और जननायक जनता पार्टी ताऊ देवीलाल के विचारों की पार्टी है। जितनी बार भी हरियाणा में सरकार बनी है हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बनी है।
हम इनके साथ अलोकतांत्रिक तरीके से नहीं गए। पहले 10 विधायक चुने गए, फिर हमने आपस में बैठ के बात की, तब हम सरकार बनाई है। जनता की भलाई के लिए सरकार बनाई है। इस बार विधानसभा के सत्र में जो आज हम बात कर रहे हैं, राइट टू रिकॉल, चौधरी देवीलाल जी का सपना था ये। श्री अटल बिहारी वाजपेयी चौधरी देवीलाल का सपना था। मैं तो बधाई दूंगा वहां के जितने विधायक उस समय वहां बैठे थे विधानसभा में, उन्होंने स्वर्गीय ताऊ देवीलाल, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मैं कह रहा हूं उनको दिया है एक तरह से जो वो हमेशा उन्होंने मांग रखी थी। जननायक ताऊ देवीलाल ने राइट टू रिकॉल जरूर आना चाहिए हिंदुस्तान में। वो हरियाणा से शुरू हो गया, आपको तो खुशी होनी चाहिए इस बात की। हरियाणा के निर्माता जननायक ताऊ देवीलाल के ये एक बहुत बड़ा सपना था, वो हमने पूरा किया। 75% नौकरियों में आरक्षण पूरा किया। इस देश की आधी आबादी, आप तो बातें करते हैं, देश की आधी आबादी माताएं बहनों को एक हमने पंचायत में आधा अधिकार दिया। आप तो बातें करते हैं, आप कहने के लिए हैं, कर नहीं सकते। इस बार विधानसभा का जो सत्र चला उसमें ऐतिहासिक जो बिल पास हुए उनके लिए मैं सलाम करता हूं इस सरकार को, और आपको भी करना चाहिए। 75% हमारे युवाओं को अगर हम ट्रेंड करके उनको नौकरियां दिलाएंगे, क्या बेरोजगारी खत्म नहीं होगी? हमारा प्रयास ये रहना चाहिए, भाईचारा यहाँ बना रहे, इंडस्ट्रियां आए, इन्वेस्टमेंट आए, हमारे युवा जो है नौकरियां पाए, माताएं बहनाएं 50% भागीदारी मिले पंचायतों में। राइट टू रिकॉल क्या होती है वो हम आपको दिखाएंगे आने वाले समय में, इसको भी हम कामयाब करके दिखाएंगे। ठीक है, राय सिंह जी आप जवाब दीजिए। धनखड़ साहब, आप जिस प्रकार से 2009 की बात कर रहे हैं, उस समय हरियाणा प्रदेश में जो माननीय कुलदीप बिश्नोई जी की पार्टी थी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक विचारधारा के आधार पर कांग्रेस के साथ जुड़ी रही है। और आज भी आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी हमारे नेता हैं। सवाल राय सिंह जी, राय सिंह जी, आप देखिए, राय सिंह जी, दलबीर धनखड़ जी ने जिस फैक्ट को रखा उसको आप किस तरीके से कैसे कैसे मोल्ड कर सकते हैं आप उसको? 5 विधायक तोड़े थे ना, 5 विधायक तोड़ के सरकार बनाई थी ना कांग्रेस ने। अगर धनखड़ जी इस बात के लिए माफी मांगते हैं कि हमने भाजपा के खिलाफ वोट नहीं मांगी है, अगर कहते हैं तो हम इस बात का जवाब देंगे। नहीं, आपको तो अदालत ने जवाब दे दिया था राय सिंह जी, आपको तो अदालत की तरफ से जवाब मिल गया था कि जिस तरीके से आपने कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के विधायकों को अपने पास ला करके 2009 में सरकार बनाई, वो तरीका बिल्कुल गलत था। हालांकि अदालत की प्रक्रिया में ये 5 साल लग गए और आपने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, लेकिन था तो वो गलत ही। नहीं, देखिए साकेत जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं वो गलत था, वो एक मैं नहीं कह रहा सर, माननीय अदालत ने ये वर्डिक्ट दिया था सर। अदालत ने जो शब्द दिए थे, जो वर्ड दिए थे, वो हमने भी पढ़े हैं। उसमें कहा गया था कि किस प्रकार से सत्ता में उस समय खेल हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश, चलिए कम से कम आपने ये माना ना कि खेल हुआ था। ये मान तो लिया, हाँ, माना ना आपने कि खेल हुआ था। जो हमारे जो राजनीतिक दल के रूप में जो हमारी विचारधारा की पार्टी थी, कुलदीप बिश्नोई जी की पार्टी। चलिए राय सिंह जी आप छोड़ दीजिए, अब आप डैमेज कंट्रोल कितना भी कर लीजिए, आपने डैमेज कर दिया, आपने बोल दिया कि खेल हुआ था। सत्यव्रत शास्त्री जी बोलिए। सत्यव्रत शास्त्री, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से राय सिंह जी ये कह रहे हैं कि जेजेपी को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है राय सिंह जी, एक सेकंड रुकिए, राय सिंह जी आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। भाजपा के साथ एक साल, देखिए 1 साल से गठबंधन है, लेकिन आपने जो कृत्य किया 2009 में, उस पर तो माननीय कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया। अब पहली बात मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिस सच्चाई को स्वीकार करके 2000 की गलती के लिए आप माफी मांगे। अभी लाइव चल रहा है, ये हरियाणा की जनता आपसे चाहती है कि जिस सच्चाई को स्वीकार किया है, जो पाप आप लोगों ने किया था, उसके लिए आप माफी मांगो। और उसके बाद कल से हम प्रयास करेंगे कि भूपेंद्र हुड्डा उस पाप के लिए माफी मांगे। और जिस प्रकार से आप ये अपने लिए सुरक्षात्मक चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीति से वो संबंधित थे, तो आपको याद रखना चाहिए, अभी मेरे साथी दलबीर धनखड़ जी ने भी कहा, और पीछे से आज तक का इतिहास है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी को सहयोग की आवश्यकता पड़ी, तो चौधरी देवीलाल के विचारधारा की पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। तो जो आपके लिए है वो तो ठीक है, और जो भाजपा और जजपा के लिए है वो गलत है।
आपने जो स्वीकार किया, साकेत जी आप इस बात के लिए पहले आग्रह करें कि राय सिंह जी पहले इस 2009 की पाप के लिए राय सिंह जी माफी मांग ले और फिर को स्वागत करेंगे। मैं अभी माला ठीक है। लेकर आपके गले में डालूंगा। ठीक है, राय सिंह जी ऐसी कुछ कह रहे हैं। सच्चाई स्वीकार करने राय वाले सिंह जी कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी जी, राय सिंह जी साकेत जी जो ये राजनीतिक दल और विचारधारा संस्कारों की बात कर रहे हैं, इनका इतिहास रहा है कि इन्होंने 2014 से लेकर आज तक जितने भी प्रदेशों में सरकारें बनी है, किस प्रकार से धन बल सत्ता के बल पर सरकारें तोड़ने का काम किया है। और जो बात कर रहे हैं चौधरी देवीलाल की विरासत की, उनकी विरासत के रूप में राजनीतिक रूप से श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय चौटाला जी की लोकदल आज भी जिंदा है। वो इन दोनों पर आरोप लगा रही है कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ लूट खसोट के गठबंधन को बनाकर अपना जो हिस्सेदारी तय की है वो लेकिन कांग्रेस की बढ़ाई तो नहीं कर रहे। आप लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कभी कांग्रेस की बढ़ाई तो नहीं की। जनता से माफी मांगे। ठीक है। आप समझे। पंचायत में तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दलबीर धनखड़ जी जेजेपी की तरफ से स्वागत एक बार फिर से। सत्यव्रत शास्त्री साहब जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत। और राय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हम लोगों ने 2009 की बात कर ली, लेकिन सत्यव्रत शास्त्री साहब एक बात जिसका जिक्र दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि क्यों ना इसे राइट टू रिकॉल माना जाए कि 4 साल आप इस गठबंधन की सरकार अभी बाकी है, बड़ौदा के मतदाताओं को ऐसा आखिर क्यों नहीं लगा कि अगर यहां से योगेश्वर दत्त को जिता करके वो चंडीगढ़ भेज दें तो बड़ौदा का और ज्यादा विकास हो पाएगा। आप लोगों ने यह भी कहा था चुनाव से पहले प्रचार के दौरान कि बड़ौदा को विकास चाहिए और विकास चाहिए तो गठबंधन के प्रत्याशी को जिताइए। आखिर ऐसे क्या वजह है कि बड़ौदा के मतदाताओं ने आपके इन तमाम वादों को, दावों को नकार दिया? इस पर क्यों ना हम इसे रिकॉल समझें? देखिए, समझना तो वो चाहे कुछ भी समझ ले, घर की बही और काका लिखनिया, मैं कानून बनाऊं और मैं उसको लागू करूं और मैं जो कुछ कर दूं वो ठीक और बाकी कर दे वो गलत, ये राजनीति में चलता नहीं। रही बात बड़ौदा उपचुनाव की कि उस चुनाव में उनको जीत मिली और हमें हार मिली, इसको अब मैं कितने प्रकार से कहूं, वो कितने प्रकार से जो होना था हो गया और जो परिणाम हमारे सामने है, मैं इस विषय में पहले से एक मत हूं और वही आज फिर दोबारा दोहराना चाह रहा हूं कि बड़ौदा का चुनाव चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी चौधर के लिए अपनी जातिवाद का नारा लगाकर अपने अस्तित्व को खतरे में मानकर कि आप लोगों ने मुझे पीछे 3 चुनाव हरा दिए, केवल ये मुद्दा ये था। विकास का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग आश्वस्त हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वो तो होने वाला है। जो उन्होंने कहा वो उस समय जो काम हो गए थे शुरू हो गए और जो काम बाकी है उनकी प्रक्रिया है वो बाकी हो गई। तो बड़ौदा की जनता इस आश्वासन के साथ कि विकास तो होगा, भारतीय जनता पार्टी की नीति में है, उसकी चिंता नहीं करनी। चिंता हमें अपने भाईचारे की करना है, चिंता हमें अपनी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की करनी है। जीत जाते तो यहाँ भाईचारा खराब हो जाता क्या? की लड़ाई की अपील की, ऐसा लग रहा था बड़ौदा के मतदाताओं को, किया। बड़ौदा के मतदाताओं को ऐसा लग रहा था कि योगेश्वर दत्त जीत जाते तो भाईचारा खराब हो जाता। जीत जाते तो भाईचारा खराब हो जाता नहीं, लेकिन जो उनकी अपील थी वो उनको काम आई और वही अपील को मैं दोहराना चाहता हूं कि उन्होंने जो अस्तित्व की लड़ाई कि हम खत्म हो जाएंगे, भाईचारा बिगड़ेगा नहीं, भाईचारा मजबूत हो तो भाईचारा दूसरा बिगड़ता, ऐसा नहीं होता। भाईचारे को मजबूती के लिए कि हम साथ हैं, ऐसा करके उन्होंने जो अपील की उसको लोगों ने मान लिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास इतना वोट देकर क्या कि विकास तो ये करने ही वाले, करेंगे जो वादा किया वो पूरा करेंगे। कि जेजेपी के साथ, इस गठबंधन के साथ आप इस चुनावी मैदान में उतरे और जो दावा किया जा रहा था कि पिछली बार जो जेजेपी को वोट मिला था वो बीजेपी को मिल जाएगा, आप लोग इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था एक तरफा जीत हो जाएगी। वही जेजेपी का जो मतदाता था जिसने पिछली बार 2019 में जेजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया था, क्या आपको नहीं लगता कि वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया? पूरा नहीं तो आधा सही।
देखिए, उसमें जब कैंडिडेट सामने होते हैं और परिस्थितियां होती हैं तो मतदाता का इधर उधर होना स्वाभाविक है। और मैं एक बात मान के और कई बार कहता हूं, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि जिस जेजेपी के वोट बैंक के कैडर की हम बात करते हैं, वो कैडर अब खड़ा होगा। वो उस समय जो था वो भावनात्मक रूप से था, अब उनका धीरे धीरे स्ट्रक्चर बढ़ रहा है। और जो कैंडिडेट के प्रति एक पार्टी के प्रति डेडिकेशन चाहिए वो धीरे धीरे मजबूती की ओर, जैसे पार्टी का समय बढ़ेगा, नेताओं की नीति और उनका तालमेल बढ़ेगा, ये कैडर बढ़ेगा और मजबूत होगा, उसमें कोई शक नहीं। किसके कैडर की बात कर रहे हैं? हम जेजेपी के वोटर की बात करें जो चौधरी देवीलाल के फॉलोवर्स थे, वो जो तो दो आप एक भागों तरह में से हो गए, इशारा कर रहे हैं ना कि इधर-उधर की जेजेपी का बात कैडर, जो हो गए, वो धीरे धीरे जेजेपी का आएगा। कैडर मजबूत होगा तो गठबंधन और मजबूत होगा। तो आपका इशारा इस हो रहा है कि जी। जेजेपी का कैडर कमजोर था, इस वजह से आप लोग हार गए। देखिए, कैडर कमजोर की बात नहीं कर रहा मैं, कमजोर और मजबूती की नहीं, लेकिन एक विचारधारा के साथ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 10 साल उसमें अंतर आता है और वो अंतर आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा, वो मजबूती की ओर बढ़ रहा है। इसको तो ऐसे भी देख रहे हैं दलवीर धनखड़ जी, जेजेपी मजबूत होगी, इस हार को इस तरीके से भी गठबंधन देखा जा मजबूत रहा है होगा। कि इस गठबंधन सरकार के 1 साल के बाद ये पहली परीक्षा थी और उस परीक्षा में आप लोग नाकाम रहे, यानी 1 साल के कार्यकाल को नकार दिया। जो 1 साल में आप लोगों ने काम किया, अगर किया, मतदाताओं ने उसे नकार दिया। साकेत जी, मैं दलवीर धनखड़ जी कितनी दे भी दे इसका प्रकार जवाब। से इस प्रश्न को करेंगी, धनखड़ जी दे दे मेरा इसका जवाब। उत्तर एक ही होगा कि चुनाव का मुद्दा क्या था, चुनाव को किस अपील के साथ चुनाव लड़ा गया, तो ये तो आपकी हार है ना, मुद्दा था, मुद्दा ये तो विकास आपकी का हार नहीं है था कि अगले मुद्दा विधानसभा चुनाव में, गठबंधन के अगले विश्वास का विधानसभा नहीं चुनाव था। में, अगले विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को आप मना करेंगे क्या? रिक्वेस्ट भेजेंगे उनको कि ऐसे आप इमोशनल कार्ड मत खेलिए, बोलेंगे क्या? नहीं, वो बार बार होता ही नहीं है, स्वाभाविक है ये। तो इस बार कैसे यदि हो होता गया? तो पिछले इस बार भी होने नहीं देते आप लोग? इस बार भी नहीं होने देते, इस बार भी नहीं होने देना चाहिए था। आपकी स्ट्रैटेजी कमजोर पड़ गई, बार बार नहीं होती। एक इमोशनल कार्ड के आगे आपके तमाम विकास के दावे फेल हो गए। आपका 1 साल का काम फेल हो गया, 5 साल का अकेले आपका काम फेल हो गया, सिर्फ एक इमोशनल कार्ड की वजह से। आप कितनी प्रकार से भी पूछेंगे साकेत जी, उत्तर एक ही प्रकार से आएगा और वही आएगा कि इसको कांग्रेस की जीत ने कहकर जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने अपने अस्तित्व की लड़ाई की अपील की। बड़ौदा उपचुनाव के प्रभारी थे, उनकी तरफ से उठाया गया हर एक कदम अपने कैंडिडेट को, अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने की तरफ आगे बढ़ रहा था। उनकी स्ट्रैटेजी थी। भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के पिता हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो ऐसे में उनकी यह जिम्मेदारी थी कि अपने कैंडिडेट को किस तरीके से जीत दिलवानी है। सत्ता में वो थे नहीं तो विकास की बात वो कर नहीं सकते थे, सत्ता में आप थे तो आपके विकास के दावों के अगेंस्ट वो गए, कृषि कानून के अगेंस्ट वो जाकर के लोगों को उन्होंने बताया, किसानों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। आप चाहे विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। आप शेल में जा रहे हैं, आप शेल में जा रहे हैं। इमोशनल कार्ड का नाम देकर के आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सीटें मिली, आप साकेत जी आप न्याय करो, न्याय इस डिबेट के साथ आप विषय को लेकर चलिए। कांग्रेस को उपचुनाव में पूरे हिंदुस्तान में कितने सीटें मिली, कितने उपचुनाव में उनको वोट प्रतिशत मिला? आप इस वक्त जनता टीवी पर बैठे हुए हैं और जनता टीवी हरियाणा, हिमाचल और पंजाब का चैनल है सर। हमें क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मुझे बिहार पर चर्चा करनी होती तो मैं सत्यव्रत शास्त्री को क्यों बैठाता, मैं शाहनवाज हुसैन को बिठाता, है ना सर। सत्यव्रत शास्त्री से मैं बिहार की राजनीति के बारे में थोड़ी ना समझूंगा। बिहार की राजनीति को समझना है तो मैं शाहनवाज हुसैन को बिठाऊंगा, तो क्या कांग्रेस, है ना सर। आपसे तो आपको तो हम लोगों ने इसलिए बुलाया था कि हम हरियाणा के इस बड़ौदा उपचुनाव पर जान सकें। ठीक है राय सिंह जी, अब ये कहा जा रहा है, बार बार दलील ये दी जा रही है कि आप लोगों ने एक इमोशनल कार्ड खेल दिया और उस इमोशनल कार्ड की वजह से ही आप लोगों को जीत मिल गई। आप लोगों ने ये कह दिया कि जी हमें जिता दो, नहीं तो फिर बड़ौदा का बदला ले लो। साकेत जी, मेरे मित्र जो प्रवक्ता दोनों गठबंधन के यहाँ पर बैठे हैं, ये दोनों इनकी विचारों से, इनके बयानों से और इनके जो आज के रुझान हैं वो स्पष्ट है कि ये हार की हताशा का परिणाम है इनके चेहरे।
जिस प्रकार से इमोशनल कार्ड और इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। अरे हरियाणा के विपक्ष के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उस इलाके में सांसद रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। अगर लोगों ने उनकी बात को समझा, कांग्रेस की विचारधारा के एजेंडे को लेकर वहां पर पहुंचे, तो सरकार कहां सोई थी? पूरी की पूरी गठबंधन सरकार ने साम दाम दंड भेद अपनाया, हर प्रकार के प्रलोभन दिए। कैंडिडेट को जिताने के बाद कहा कि झंडी वाली गाड़ी मिलेगी, जबकि इनकी झंडी वाली गाड़ी के 2019 के चुनाव में 8 मंत्री जमानत जब्त कर चुके थे। तो किस प्रकार से इन्होंने बड़ी बड़ी बातें रखी और कहां पर किस प्रकार से दुष्यंत चौटाला जी के जो 5 गांव के दौरे थे, उन 5 गांवों के दौरों में साकेत जी, मैं आपको समीकरण देता हूं कि दुष्यंत चौटाला जी ने 5 गांव का दौरा किया, बड़ी बड़ी जनसभाएं की। 2019 के चुनाव में उन 5 गांवों में जेजेपी को लगभग 3680 वोट मिली थी और उस समय भाजपा को 2019 के चुनाव में 3980 वोट लगभग मिली थी। आज वहां से 4250 वोट मिली है। तो जेजेपी के उन 5 विधानसभा जो गांव थे उसमें से केवल 170 वोट मिली है। ये हताश है, इनको जनता ने नकार दिया है, इनके गठबंधन की परीक्षा में फेल हो चुके हैं। और ये मुख्यमंत्री की जो बयानबाजी है कि जेजेपी का वोट हमें नहीं मिला और ये आज भी इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि फेल हो चुके हैं। इनकी राजनीति हरियाणा की जनता समझ चुकी है, जानती है। ये केवल लूटने के लिए प्रदेश के अंदर इकट्ठे हुए थे और अपनी पहली परीक्षा में पहले उसमें ही राइट टू रिकॉल की परिभाषा में और राइट टू रिकॉल की समीकरणों में आ गए हैं। इनको तो जनता की भावना को समझते हुए मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है राय सिंह जी, और राय सिंह लोगों जी, के बीच में जनादेश के लिए ठीक है। दलबीर धनखड़ जी, मेरे दोनों साथी जो बात कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं। कांग्रेस के मेरे मित्र बड़ी बड़ी बातें करे, करो, करना चाहिए। इन चुनाव जीतते इसमें कोई शक नहीं, हम चुनाव हार गए, बाकी गठबंधन अच्छे से चुनाव लड़ा। साकेत जी, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं। जो कृषि बिल आए उसमें कांग्रेस ने एक तरह से प्रदेश के किसानों को बहकाने की कोशिश की। हम उतना नहीं समझा पाए। हमने एक बात कही थी, हमें समय थोड़ा कम मिला, जितने समय में हम समझा पाए किसानों ने हमारी तरफ बिल्कुल समझने का काम किया। 2 बातें हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने एक बात कही। किसानों की एक मांग थी, आप जो है मंडी खत्म करने चाहते हैं, एमएसपी को खत्म करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात रखी, भाई मैं अपना पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दूंगा जिस दिन एमएसपी हरियाणा से खत्म हो जाएगी मेरे रहते रहते। माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने भी एक बात रखी, अगर कोई भी इस तरह का बिल आता है जिसमें मंडी खत्म होती है, जिसमें हम इसमें एमएसपी नहीं दे पाएंगे, हम सरकार से बाहर चले जाएंगे। कोशिश की समझाने, बिल्कुल आप कह रहे हैं, हम उतना नहीं समझा पाए। जो कि 10,000 वोटों का फर्क रहा, कांग्रेस जीती है, बधाई के पात्र है, हम तो कह रहे हैं। परंतु चुनाव गठबंधन बड़े अच्छे तरीके से लड़ा, लोगों को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की, हम उतना नहीं समझा पाए। मैं इस बात को बिल्कुल कह सकता हूँ कैमरे के सामने जाके थी, आप मेरा स्वभाव जानते हैं, मैं आपका स्वभाव जानता हूँ। झूठ बोलना मेरी बस की आदत नहीं है। हम हारे हैं, कांग्रेस जीत गई, बधाई के पात्र। धनखड़ जी, क्या अच्छे से चुनाव लड़े, किसानों को बहकाने में कामयाब हो गए, हम समझाने में कामयाब। एक चीज ये बताइए, एक चीज मुझे बताइए, गठबंधन के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इमोशनल कार्ड खेला गया, इस वजह से हार हुई गठबंधन के प्रत्याशी की। आप कह रहे हैं कि कृषि कानून पर हम अपने मतदाताओं को, किसान भाइयों को ठीक ढंग से समझा नहीं पाए, वक्त कम मिला, हम बातों को रख नहीं पाए ठीक ढंग से। तो हार की वजह आप कुछ बता रहे हैं, सतव्रत शास्त्री जी कुछ बता रहे हैं। शास्त्री जी ने भी कोई गलत बात नहीं की। माननीय भूपेंद्र हुड्डा का कोई भी बयान आप उठा लीजिए, चौधर की बात, अपने इलाके की बात, अपने घर की बात, मेरी इज्जत आपके हाथ में, ये बातें रखने का काम किया उन्होंने। वो अपने तरीके से ठीक कह रहे। मैं आपको अपने बता रहा हूँ, ये बात बिल्कुल हुड्डा साहब ने के गांव में जाकर झोली पसार के एक बात कही है, मेरा इलाका है, मेरी चौधर खत्म हो जाएगी, कांग्रेस में मैं मुंह दिखाने लायक, दलबीर धनखड़ जी, कांग्रेस मेरे को धक्के मारने, बहुत सारी बातें हुई, नहीं कहना। दलबीर जी, तो मेरे मित्र ने कह दिया, दलबीर जी बोल दिया, ठीक है, दलबीर जी, जब रोहतक टोटल बात अच्छे से दलबीर जी, एक सेकंड, कांग्रेस अच्छे चुनाव लड़ी, कांग्रेस चुनाव जीत गई है, हम कहते बधाई के पात्र है और हमें एक शिक्षा मिली। दलबीर जी, आने वाले समय में और अच्छा काम, कोरोना काल में दलबीर जी, अच्छा काम नहीं कर पाया। दलबीर जी, एक सेकंड, दलबीर जी, रोहतक में जब दीपेंद्र हुड्डा उतरे थे, सांसद का चुनाव था, उस समय उन्होंने कहा था, जब इलेक्शन से ठीक पहले, उन्होंने एक और इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश उस समय की थी। उन्होंने कहा था कि जिता देना, नहीं तो कसौती बेइज्जती हो जाएगी। फिर उस समय अगर सतव्रत शास्त्री जी कह रहे हैं कि इमोशनल कार्ड पे चली गई मतदाता, ये तो उससे पहले इमोशनल कार्ड खेला गया था।
लोकसभा का चुनाव तो उससे पहले हुआ था, उसमें तो साकेत जी, मतदाताओं ने साथ नहीं दिया, वहां तो हार गए साकेत जी, दीपेंद्र हुड्डा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे कांग्रेस के मित्र भी सुने, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस में माननीय भूपेंद्र हुड्डा जब भी मुख्यमंत्री रहे, दीपेंद्र हुड्डा उसी टाइम जीतते हैं। जैसे मुख्यमंत्री हट गए उसके बाद पहला चुनाव लोकसभा के में गए, उसी में हार गए। ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मेरे मित्र भी जानते हैं। पहला चुनाव उनके पिताजी भी जब से मुख्यमंत्री ने रहे, पहले चुनाव में जाके वहां की जनता ने इनको हराने का काम किया, ये सब जानते हैं। दूसरी बात मैं फिर कहता हूं, हम चुनाव अच्छा लड़े, हम लोगों को उतना नहीं समझा पाए। मैं तो कह रहा हूं हमारे कांग्रेस जीतती है, या हमारे लिए सबक है, आने वाले समय में अच्छा काम करेंगे। ठीक है। हम जनता को, राय सिंह जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, राय सिंह जी आपका काउंटर। साकेत जी, मेरे मित्र धनखड़ जी ने जहां कुछ बात को स्वीकार किया है, मैं उनका सम्मान करता हूं इस बात के लिए, लेकिन भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि हम जेजेपी के संगठन को मजबूत करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, आगे से उनकी विचारधारा के चलेगी। अरे भाजपा तो प्रदेश की वो पार्टी है जो राजनीतिक दलों को, विशेषकर क्षेत्रीय दलों को सदैव समाप्त करने की ओर जाती है। आप इनका इतिहास उठाइए, इनकी पीडीपी के साथ संबंध रहा जम्मू कश्मीर में, वो खत्म कर दी। पंजाब में अकाली दल को समाप्त कर दिया, हरियाणा में पहले कुलदीप बिश्नोई की पार्टी का चेहरा लेकर चुनाव जीते, उसको समाप्त किया, और बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार जी है उसको मौका दिया है, लेकिन चारों तरफ से घेर कर शिवसेना को महाराष्ट्र में खत्म किया, उत्तर प्रदेश में अपना दल को खत्म किया। इनकी राजनीति इस प्रकार की है कि ऐसी बातें करके हरियाणा के जेजेपी को भी समाप्त करने को जाएंगे। जेजेपी के साथ आज इनका गठबंधन केवल सत्ता का खेल है, और सत्ता के खेल में जैसे ही भाजपा को लगेगा कि जेजेपी को धक्का मारने का समय आ गया, इनको सत्ता से दूर कर देंगे। ये इनका राजनीतिक खेल है साकेत जी। और रही बात इस प्रकार से, ये कहते हैं कि भाई हमने अपने वायदे किए, पूरे बेरोजगारी को लेकर वायदा किया, राइट टू रिकॉल का किया। अच्छा राय सिंह जी, धनखड़ साहब, 5,000 रुपए प्रति माह की पेंशन की बात की थी आपने। अच्छा राय सिंह जी, सरकार में शामिल होने से राय सिंह जी, राय सिंह जी होल्ड, के जो राय सिंह जी एक बात बता दीजिए, राय सिंह जी एक बात बता दीजिए, आखिर बड़ौदा से नवनिर्वाचित विधायक कुमारी शैलजा जी का नाम क्यों नहीं लेते हैं, परहेज क्यों करते हैं इस नाम को लेने से? देखिए साकेत जी, हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक इंदिरा जी हैं, उन्होंने हर बार कांग्रेस के नाम लिया है। जब किसी भी पत्रकार ने, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कुमारी शैलजा का नाम क्यों नहीं लेते हैं राय सिंह जी? वो बिल्कुल लिया है। कब सर? बताइए, उन्होंने कुमारी शैलजा जी का सम्मान कहाँ नहीं किया, आप बताओ। 10 तारीख को जब परिणाम निकलकर सामने आया, उनका स्टेटमेंट क्या था? 17 तारीख को उनका स्टेटमेंट क्या था? शपथ लेने के बाद 18 तारीख को आप सुनना चाहेंगे क्या? आप सुनना चाहेंगे? तीनों दिन का सुनना चाहेंगे? तीनों दिन का स्टेटमेंट सुनना चाहेंगे? हमारे प्रदेश तीनों दिन का स्टेटमेंट सुनना चाहेंगे क्या राय सिंह जी? उस इलाके से चुनाव लड़ा, राय सिंह जी, तो सबसे पहले राय सिंह जी तीनों दिन का स्टेटमेंट सुनना चाहेंगे क्या? राय सिंह जी, 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 तीनों दिन का स्टेटमेंट सुनना चाहेंगे आप? 10 तारीख, 17, 18? नहीं, आपकी स्टेटमेंट अधूरी हो सकती है, उसको पूरा दिखाइए। सर, अपने आप को छुपाने के लिए ऐसा मत बोलिए, मत बोलिए ऐसा, मत बोलिए ऐसा। अरे मीडिया को तो बख्शो राय सिंह जी, मीडिया को तो बख्शो। अग्रवाल जी हैं, वो कांग्रेस के विधायक हैं। ये कांग्रेस के चुनाव सुनिए राय सिंह जी, सुनिए राय सिंह जी, कुमारी शैलजा जी ने चुनाव प्रचार किया है, उनके साथ रहे हैं, बताइए अब इनके पास। अरे सर, यही तो हम पूछ रहे हैं, यही तो हम पूछ रहे हैं कि आखिर वो नाम क्यों नहीं लेते? वो तो ये कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं, दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के भविष्य हैं, और यही दोनों मेरे नेता हैं, और यही दोनों मेरे नेता हैं। साकेत जी, आप मेरी बात सुनिए, ये किसी भी राजनीति, यही दोनों मेरे नेता हैं। जो जहां से राय सिंह जी, यही दोनों मेरे नेता हैं। चंडीगढ़ में पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया कि आपके नेता कौन है? राय सिंह जी चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह के बाद, शपथ लेने के बाद, राय सिंह जी, मुझे पता है कि अब आप बोलते ही जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपके पास है नहीं, क्योंकि अभी तक आप लोगों को इस बारे में ट्रेनिंग दी नहीं गई है कि इस सवाल से कैसे डैमेज कंट्रोल करना है।
इसलिए आप बोलते जाएंगे। आई नो, मुझे पता है कि आप बोलते चले जाएंगे, क्योंकि इंदुराज नरवाल ने एक डैमेज कंट्रोल कर दिया। इंदुराज नरवाल ने बता दिया कि वो हुड्डा गुट से हैं। इंदुराज नरवाल ने बता दिया कि वो हुड्डा गुट से हैं, और जो तमाम प्रवक्ता इस समय कांग्रेस के हैं वो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है आप लोगों की तरफ से कि आप लोग कैसे इंदुराज नरवाल के अगेंस्ट बोले, भूपेंद्र हुड्डा के अगेंस्ट कैसे बोले, और कुमारी सैलजा को कैसे डिफेंड करें। बहुत दिक्कत में हैं आप लोग, बहुत दिक्कत है आप लोगों को, मैं समझ रहा हूं। इसी वजह से आप बोलते रहेंगे, इसी वजह से आप सवाल नहीं सुनेंगे, आप बोलते रहेंगे। इसी वजह से आप सुनते नहीं, इसी वजह से अब आप नहीं सुनेंगे, इसी वजह से आप नहीं सुनेंगे। अब मुझे पता है राय सिंह जी, इसी वजह से अब आप बोलते जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट दे दिया इंदुराज नरवाल ने जहां के मीडिया आप लोगों को दबोच लेता है। नहीं साकेत जी, ये मनगढ़ंत आरोप है, ये काल्पनिक आरोप है। ये मैंने पहले भी कहा है कि वो गालिब का शेर, गालिब का शेर है ना साहब, राय सिंह जी, राय सिंह जी, गालिब का शेर, राय सिंह जी, राय सिंह जी, राय सिंह जी, गालिब साहब का शेर है कि हमें पता है जन्नत की हकीकत गालिब, दिल को तसल्ली देने के लिए ख्याल अच्छा है। चलिए इसी नोट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ने के लिए। वक्त नहीं है, इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दर्शकों का भी लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।